हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूपी म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1916 के बारे में। जैसा आपको पता है ये मेंस एग्जाम में आता है और इससे क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं एंड कंपैरेटिवली ये थोड़ा इजी भी है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जो है वो सिर्फ शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में बताता है कि इसे उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1916 कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमें आनी चाहिए। इसमें पहली है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में बोला गया है बिल्डिंग मीन्स अ हाउस, आउटहाउस, स्टेबल, शेड, हट और एनी अदर इंक्लोजर और स्ट्रक्चर। बोला गया कि घर हो, कोई आउट हाउस हो जो हम घर के बाहर बनाते हैं, कोई स्टेबल हो जिसे हम तबेला कहते हैं, शेड हो कोई या कोई हट हो, इन सारी चीजों को बिल्डिंग कहते हैं। और वो कैसी हो, या तो ब्रिक से बनी हो, ठीक है, या तो क्या कहते हैं ईंटों से बनी हो, वुड से बनी हो, मड से बनी हो, मेटल से बनी हो, इन सारी चीजों को बिल्डिंग कहते हैं। और जो कि यूज होती है लोगों के रहने के लिए, अदरवाइज आप किसी भी पर्पस के लिए अगर यूज करते हैं। इसमें इंक्लूडेड है, इन्होंने कहा इसमें इंक्लूडेड है वरांडा, प्लेटफॉर्म, प्लिंथ, स्टेयर केसेस, मतलब आपकी सीढ़ियां, आपका वरांडा, डोर स्टेप, ये सारी चीजें इनसे इंक्लूडेड रहती हैं। और साथ ही में बोला गया है कि अगर आपका कोई गार्डन है, एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि पास में नहीं है, मतलब जो मेन हाउस है उससे अटैच्ड नहीं है, तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है। और साथ ही में बोला गया कि कोई भी टेंट या टेम्परेरी शेल्टर जो होता है ना, हमने टेम्परेरी एक शेल्टर बना के रखा हुआ था, एक टेंट बना के रखा था, तो वो बिल्डिंग के अंदर नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो क्या है कि बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़िएगा, बहुत चीजें नहीं पढ़नी है इसमें। अब देखिए मास्टर प्लान, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन इसका याद रखिएगा कि किस सेक्शन में आती है। ठीक है, सेक्शन 8A। 8A में बोला है मास्टर प्लान क्या होता है, तो इन्होंने कहा ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, जैसे हम जैसे ब्लूप्रिंट कहते हैं ना, वैसा ही कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जहां पे एक जनरल या लोकल लेआउट बनाया जाता है कि हम अगर इस एरिया को डेवलप करेंगे तो वहाँ की स्ट्रीट्स कैसी होंगी, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, रेसिडेंशियल सेक्शन कैसा होगा जहाँ लोग रह रहे होंगे, वो एरिया कैसा होगा, यहाँ का हम बिजनेस एरिया कैसा डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया, एजुकेशनल, साथ ही जैसे कोई एरिया डेवलप कर रहे हैं तो पार्क्स कैसे होंगे, प्लेग्राउंड, पब्लिक सेमी पब्लिक बिल्डिंग्स में क्या हाल होगा और कैसे अदर प्लेसेस को डेवलप किया जाएगा। ठीक है। तो मास्टर प्लान आए तो सेक्शन 8 याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा मास्टर प्लान में क्या होता है, किसी भी जगह को डेवलप करने के लिए ओवरऑल जो भी चीजें चाहिए होंगी, ओवरऑल प्राइवेट प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस, पार्क वगैरह, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। आगे है म्युनिसिपैलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक्ट यही पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि म्युनिसिपैलिटी क्या है। अब बोला, याद रखिएगा सेक्शन 9 में बोला गया कि म्युनिसिपैलिटी एक इंस्टीट्यूशन है। कैसा इंस्टीट्यूशन है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये सेल्फ गवर्नमेंट को आप याद रखिएगा। ठीक है। और बोला गया कि ये जो म्युनिसिपैलिटी है इसे कहाँ बताया गया है, ये सेम वही म्युनिसिपैलिटी होगी जो क्लॉज ई है आर्टिकल 243 P ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 243 P का जो क्लॉज ई है वो बात करता है म्युनिसिपैलिटी की। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पर कि हम यहाँ पे जो म्युनिसिपैलिटी रेफर कर रहे हैं वो वही म्युनिसिपैलिटी है जो क्लॉज ई में है आर्टिकल 243 P के। अब आता है म्युनिसिपल एरिया क्या होता है। इसका मतलब है मींस द टेरिटोरियल एरिया ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी। अब म्युनिसिपैलिटी के एरिया में क्या चीजें आती हैं उसे हम क्या कह देंगे, म्युनिसिपल एरिया कह देंगे। ठीक है, इजी है ये समझना, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 9A में दिया हुआ है। अब जैसे 9B है, एक बार पढ़ लीजिए कि म्युनिसिपल काउंसिल क्या होता है। एक और चीज है, अभी बहुत ज़्यादा डरने की या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ये तो डेफिनेशंस हैं हमें याद नहीं हो रही हैं या डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि जब आप अभी आगे पढ़ेंगे ना कि म्युनिसिपैलिटी के फंक्शंस पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, काउंसिल, नगर पंचायत के बारे में, तो अपने आप आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। तो अब जैसे हम म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने कहा म्युनिसिपल काउंसिल क्या है। 243 Q जो है, आर्टिकल 243 Q ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें
सब क्लॉज बी है क्लॉज 1 का, मतलब क्लॉज 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज 1 जो है उसमें क्या, उसमें जो सब क्लॉज ए है वो क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, म्युनिसिपल का क्या है 243 क्यू क्लॉज 1, और सब क्लॉज बी जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, ये 9 बी में दे रखा है। और नगर पंचायत क्या है, इसी का क्लॉज ए, तो नगर पंचायत क्लॉज ए है। वहीं हम देखें तो म्युनिसिपल काउंसिल क्या है, क्लॉज बी है। आप कुछ अदर डेफिनेशंस देख लेते हैं, सारी पढ़नी जरूरी नहीं है। अब जैसे कि पब्लिक स्ट्रीट क्या होता है, वही स्ट्रीट जिसे म्युनिसिपैलिटी डिक्लेयर करती है कि ये पब्लिक स्ट्रीट है। पब्लिक स्ट्रीट कैसी भी हो सकती है, आप जैसे एरिया में रहते हैं वैसी स्ट्रीट्स होती हैं। आप का जहाँ पे घर होता है उसके बाहर का डिक्लेयर वाली जो जगह है उसे हम स्ट्रीट कहते हैं। लेवर्ड होती है, पेव्ड होती है, मेटल्ड होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ध्यान रखिएगा पब्लिक स्ट्रीट सेक्शन 19 में दे रखा है। और क्या होता है, सिंपल है, म्युनिसिपैलिटी से डिक्लेयर करती है। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो है ये ट्रांजिशनल एरिया 23A। ट्रांजिशनल एरिया क्या होता है, मीन्स एन एरिया इन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब होता है बदलाव। ठीक है, तो कोई एरिया अगर उसमें बदलाव आ रहा है, रूरल एरिया की जगह वो धीरे धीरे अर्बन हो रही है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये तो अरे ये तो पहले एक गांव था, धीरे धीरे अब ये तो बिल्कुल शहर में बदलने लगा है, तो वही बात हुई। एक एरिया जो कि ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। ठीक है, और इसकी बात हमने कहाँ कही हुई है, जैसे कि नोटिफाई इसे कहाँ करते हैं, आर्टिकल 243 क्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका क्लॉज 2। ठीक है, इतना याद नहीं, बस ट्रांजिशन एरिया आप बेसिकली याद रखिएगा कि क्या होता है। अब है चैप्टर 2 जो कि इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है क्योंकि यहीं पे आप बेसिक चीजें पढ़नी स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं चैप्टर 2 में है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, डिक्लेरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। डिक्लेयर कैसे करेंगे, म्युनिसिपैलिटी में कौन आता है, म्युनिसिपैलिटी का काम क्या होता है, उसका गवर्नेंस क्या है, ये सारी चीजें चैप्टर 2 में है। अब अगर हम पहली चीज देखते हैं, सेक्शन 3, डिक्लेरेशन एक्सेट्रा ऑफ ट्रांजिशनल एरिया एंड स्मॉलर अर्बन एरिया। अब एक बात बताइए कि किसी जगह पे अगर डिक्लेयर करना है कि स्टेट में सबसे बड़ा कौन होता है, गवर्नर होता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि डिक्लेयर किसी भी एरिया को कौन करता है, गवर्नर करता है। ठीक है, और नोटिफिकेशन कहाँ देता है, क्लॉज 2 जो है आर्टिकल 243 क्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हम्म वहां पे ये डिक्लेयर करता है कि भाई कौन सा एरिया ट्रांजिशनल एरिया है, कौन सा एरिया स्मॉलर अर्बन एरिया है। बाकी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, बस ध्यान ये रखना है कि डिक्लेयर कौन करता है, तो डिक्लेयर गवर्नर करता है। अब ये है कि म्युनिसिपैलिटी सेक्शन 3 इज इम्पोर्टेंट, म्युनिसिपैलिटी फॉर एवरी ट्रांजिशनल एरिया एंड स्मॉलर अर्बन एरिया। इन्होंने कहा म्युनिसिपैलिटी होगी हर इस तरह के एरिया में। अब ट्रांजिशनल एरिया जो है, मतलब जो अभी रूरल एरिया है धीरे धीरे अर्बन बन रहा है, तो वहां पे कौन होता है, वहां पे होता है नगर पंचायत। ध्यान रखिएगा, अपने अपनी डे टू डे लाइफ में आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं, अगर जहां आप रहते हैं आपने देखा होगा नगर पंचायत है कि म्युनिसिपल काउंसिल है कि कॉरपोरेशन है। ठीक है, अब देखिए, और जो छोटे छोटे अर्बन एरिया है, मतलब बहुत बड़ा शहर तो नहीं है लेकिन ठीक है स्मॉलर अर्बन एरिया है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं। ये डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, और खुद आसपास ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा कि नगर पंचायत कहाँ पे होती है और म्युनिसिपल काउंसिल कहाँ पर होता है। अब बोला गया कि ये जो नगर पंचायत है और ये जो म्युनिसिपल काउंसिल है ना, ये सभी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। ऐसा आपने कंपनी लॉ वगैरह में पढ़ा था ना, तो ये सब क्या होते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट है। बस ये बात ध्यान रखिए, और ध्यान रखिए कहाँ पे क्या होता है। फिर इन्होंने एक सिंपल बात बोली है कि कोई म्युनिसिपल बोर्ड जो कि पहले से एग्जिस्टेंस में था, ये एक्ट बाद में आया, पहले उत्तर प्रदेश अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉज थे 1994 के। ठीक है, तो उसमें अगर पहले से कोई म्युनिसिपल बोर्ड था या टाउन एरिया कमिटी थी कोई,
किसके अंदर? उत्तर प्रदेश टाउन एरिया कमिटी एक्ट के अंदर। तो वो सब क्या हम इनको क्या मानेंगे? यही मानेंगे कि अब ये क्या है? ये भी म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, ठीक है? इन्हें इन सबको मानेंगे कि ये डीम्ड टू बी अ म्युनिसिपल काउंसिल। इसको जो म्युनिसिपल बोर्ड था उसे हम म्युनिसिपल काउंसिल मानेंगे। टाउन एरिया आपको समझ में आ रहा है कि ये उससे छोटा है, तो हम इसे क्या मानेंगे? नगर पंचायत मानेंगे, ठीक है? जहाँ पे ऑलरेडी म्युनिसिपल बोर्ड था वो हो गया म्युनिसिपल काउंसिल, और जहाँ टाउन एरिया था वो क्या हो गया? नगर पंचायत। जो जो जिस सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ मैं, अगर आप उसमें पढ़ेंगे इट विल बी इजी, क्योंकि क्या है, एक सेक्शन दिया है, उसके बाद दूसरा सेक्शन की बात करने लगे हैं, फिर 10-12 सेक्शन पढ़ने के बाद आपको कुछ और मिलता है। तो एक पैटर्न है एक्चुअली जिसमें पढ़ना चाहिए ताकि आपको इसलिए याद रहे। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ दिया तो लाइक बेयर रीडिंग करेंगे तो याद नहीं होगा, ठीक है? तो जैसे इसमें अभी तक हमने पढ़ा है कि डिक्लेरेशन कौन करता है और म्युनिसिपैलिटी में क्या आता है, ठीक है? दो बातें आपने पढ़ी हुई हैं। अब आपको जो पढ़ना है वो है कि प्रोसीजर क्या होता है, नोटिफिकेशन कैसे दिया जाता है, ठीक है? तो इसमें बोला गया कि गवर्नर जो है वो नोटि डिक्लेयर गवर्नर करता है और नोटिफाई भी गवर्नर करता है। तो उसे ये पब्लिश करता है ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है? और साथ ही में क्या करता है, एफिक्स करता है इसे एट द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस पूरी चीज को एफिक्स किया जाता है कि भाई इस एरिया को हम नगर पंचायत बताने वाले हैं, इस एरिया को हम म्युनिसिपल काउंसिल बताने वाले हैं, ठीक है? तो जब वो डिक्लेयर करता है तो पब्लिश करता है कहाँ पे? और इस पब्लिश जो आपने नोटिस निकाली है या जो भी आपने निकाला है पब्लिकेशन, उसे अफिक्स कहाँ करते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, और एक या ज्यादा कोई भी लोकल एरिया के जो प्लेसेस हैं वहां पे जहां जनरली लोग इसे देख पाए, ठीक है? और आपको इसे किस में निकालना है? ड्राफ्ट इन हिंदी और प्रपोज नोटिफिकेशन। ड्राफ्ट किस में आपको बनाना है? हिंदी में। आप ये उस लोकल एरिया में कहीं भी चिपका सकते हैं। तो गवर्नर क्या करता है? डिक्लेयर करता है, साथ ही साथ में बोलता है कि एक एक जगह पब्लिश करना है वो है डीएम के ऑफिस में, और दूसरा पब्लिश कहाँ करना है? 2-3 लोकल एरियाज में। और फिर बात होती है कि इसका अफेक्ट क्या होता है। हमने कोई चीज, कोई एरिया डिक्लेयर कर दिया, अब इसका अफेक्ट क्या होगा? तो ये ध्यान रखिएगा जरूर, सेक्शन 5 इज इम्पोर्टेंट कि भाई अफेक्ट क्या होता है। कोई एरिया डिक्लेयर हो गया कि म्युनिसिपल काउंसिल है, नगर पंचायत है, तो क्या होगा? तो बोला गया कि जितने भी रूल्स, नोटिफिकेशंस, रेगुलेशन, बाय लॉज, ऑर्डर, डायरेक्शन issued under this or any other enactment and in force throughout the transitional area, small urban area at the time immediately preceding the inclusion of the area। बोला गया कि अब क्या होगा, इसमें किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन, रूल, रेगुलेशंस जो पहले से चलते आ रहे हैं, अदर एरियाज जो पहले से डिक्लेयर थे उनमें जो रूल रेगुलेशन थे वो अब इन पे भी लागू हो जाएंगे, ठीक है? मतलब सिंपल है, इजीली तरीके से इन्हें ऑपरेशनल में लाया जा सकता है, बस इतना अफेक्ट होता है। जैसे आपसे बोला जाए कि कोई चीज अभी तक कुछ भी नहीं थी, हमने उसको एक आइडेंटिटी दे दी कि अब ये चीज है, तो पहले से अगर कोई चीज थी तो उस पे जो रूल रेगुलेशन लागू होते थे अब वो रूल रेगुलेशन इन पे भी लागू होंगे, बस इतना अफेक्ट होता है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि आपने देखा डिक्लेयर कौन करता है, फिर आपने देखा कि ट्रांजिशनल एरिया, अर्बन एरिया में क्या होता है, नगर पंचायत होता है कि म्युनिसिपल काउंसिल होता है, एग्जिस्टेंस वाले को भी हम मानेंगे। फिर आपने देखा कि नोटिफिकेशन कैसे इशू करते हैं, और उसके बाद आपने देखा कि इसका अफेक्ट क्या होता है, ठीक है? अब देखते हैं कि म्युनिसिपैलिटी की कुछ ड्यूटीज भी होती हैं जो म्युनिसिपैलिटी को करनी होती हैं। अब देखिए, आप सारी ड्यूटीज तो नहीं याद कर सकते हैं, बहुत इजी है, आपके दिमाग में जो आए आप उसको एग्जाम में लिख कर आइएगा। कुछ चीजें हैं बेसिक सी जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें बोला गया है कि लाइटिंग पब्लिक स्ट्रीट एंड प्लेसेस, भाई आपने अपने घर के आसपास देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, म्युनिसिपैलिटी ये काम करती है। वाटरिंग पब्लिक स्ट्रीट एंड प्लेसेस, ठीक है? साथ ही में सर्वे करवाना, बाउंड्री मार्क्स को बनवाना, सड़कों की साफ सफाई करना, ड्रेन्स की साफ सफाई करना, ठीक है? जब हम लोग बोलते हैं ना कि ड्रेन्स साफ सुथरे नहीं है तो क्या बोलते हैं कि म्युनिसिपैलिटी सही से काम नहीं कर रही है। वैसे ही ये रेगुलेट करती है
कि कैसे डेंजरस ऑब्नॉक्शियस ट्रेड हो रहे हैं, कौन सी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इसको रेगुलेट करती है। रास्ते में आपने सुने होंगे स्ट्रे डॉग्स या डेंजरस एनिमल्स को पकड़ के ले जाती है, रिमूव करती है कोई ऐसी चीजें जो पब्लिक हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, डेंजरस बिल्डिंग वगैरह को गिराती है। आपने देखा होगा कि पेड़ वगैरह जो गिरने वाले हैं तो उन सबको कौन रिमूव करता है? म्युनिसिपैलिटी रिमूव करती है। डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडीज को कहाँ क्रिमेट किया जाएगा, कहाँ नहीं, इन सब का ध्यान रखती है। ड्रेनेज वर्क, सीवेज वर्क सब पे काम करती है। ट्रीज वगैरह पे ध्यान रखती है। वाटर सप्लाई पे ध्यान रखती है। पब्लिक वेल रजिस्ट्रेशन जो होता है बर्थ एंड डेथ का, वो म्युनिसिपैलिटी में होता है। पब्लिक वैक्सीनेशन की जब बात होती है, या साथ ही देखा जाता है कि ये जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं या डिस्पेंसरीज हैं और मैटरनिटी सेंटर्स जिस हिसाब से डेवलप होने लगती है जगह, तो ये सही चीजें हैं जो डेवलप होने लगती हैं। जैसे मैटरनिटी सेंटर्स आ जाते हैं, बर्थ कंट्रोल क्लिनिक्स पे ध्यान देती है। अब इंसानों की बात हो गई तो ऑब्वियस है हम एनिमल्स की भी बात करेंगे। वेटनरी हॉस्पिटल्स का ध्यान रखती है, फिजिकल कल्चर पे ध्यान रखती है, प्राइमरी स्कूल्स बनाती है। साथ ही देखा जाए तो प्रॉपर्टी को डेवलप करती है, फाइनेंसेस को मेंटेन रखती है, ऑफिशियल लेटर का ध्यान रखती है, भाई किसको कौन सा लेटर पहुंचाना है, रिपोर्ट्स कौन सी हैं उस पर ध्यान रखती है। ठीक है। फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे ध्यान देती है। एनिमल्स पे क्रूएलिटी ना हो, स्लम जो एरियाज हैं उनको डेवलप करती है। अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मतलब पॉवर्टी को कम करने के लिए स्टेप्स उठाती है। गार्डन, पब्लिक पार्क्स, इन सब का ध्यान रखती है। ठीक है। तो ये अभी आपने जो पढ़े हैं ये सब क्या है? ये सब हैं ड्यूटीज। ठीक है, याद रखिएगा कि ड्यूटीज जो है म्युनिसिपैलिटी की वो सेक्शन 7 में है, और ये कुछ ड्यूटीज हैं। अब आगे देखते हैं हम। सेक्शन 8 बात करता है फंक्शंस की। अभी तक आपने ड्यूटी पढ़ा था, ये कुछ फंक्शंस हैं जो म्युनिसिपैलिटी करती है। जैसे क्या करती है? ये मास्टर प्लान जो है उसे प्रिपेयर करती है, उसे एग्जीक्यूट करती है। ठीक है। बाकी इतने सारी चीजें दे रखी कि रेस्ट हाउसेस, धर्मशाला, पुअर हाउसेस, वॉशिंग प्लेसेस, टैंक, वेल, डैम, इन सब का ध्यान रखती है। ठीक है। और लोगों को अवार्ड देती है जो बताते हैं कि कौन लोग टैक्स को इवेज कर रहे हैं। लोकल कोई कैलामिटी आती है तो उस समय रिलीफ प्रोवाइड करती है। कंपोस्ट मैन्योर वगैरह का काम करती है। फेयर्स एंड एग्जीबिशंस जो लगाने होते हैं उन पे ध्यान देती है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री को डेवलप करती है। साथ ही में जैसे बेगरी वगैरह को इन सबको कंट्रोल में लाती है, और म्युनिसिपैलिटी यूनियंस बनाती है, लेबर वेलफेयर सेंटर्स बनाती है। तो ये सब कुछ फंक्शंस हैं, ओवरऑल जनरल फंक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत याद करने की इसको जरूरत है। आप अगर इसका एक बार एक ग्लिम्स भी ले लेते हैं ना कि क्या ओवरऑल काम है, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली सोच लेते हैं कि हाँ मैंने ये करते देखा है, या हाँ यहाँ पे इसका काम हो सकता है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 7 में ड्यूटी है और 8 में फंक्शंस है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 9, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एकदम ध्यान रखिएगा इससे कि ये काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब आता है कि भाई म्युनिसिपैलिटी में है कौन, कॉम्पोजिशन क्या है म्युनिसिपैलिटी का। तो बोला गया कि म्युनिसिपैलिटी में एक प्रेसिडेंट होंगे, उन प्रेसिडेंट को हम चेयरपर्सन बोलेंगे। ठीक है। ये तो सिंपल सी चीज हो गई, एक प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट होगा तो और मेंबर्स भी होंगे। चेयरपर्सन जब कोई होता है तो उसके और मेंबर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। तो उसमें बोला गया कि फर्स्ट फर्स्ट में क्या बोला गया कि इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ठीक है, जिन्हें चुना गया है वैसे मेंबर्स होंगे। अब कितने होंगे ये ध्यान रखना है। इलेक्टेड मेंबर्स में बोला गया कि नगर पंचायत जो है ना, वहां नॉट लेस देन 10 एंड नॉट मोर देन 24, मतलब 10 से कम नहीं होंगे, और कितना 24 से ज्यादा नहीं होंगे। कहाँ पे? नगर पंचायत में। ठीक है। और म्युनिसिपल काउंसिल में क्या होगा? 25 से कम नहीं होंगे और 55 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्टेड मेंबर्स कितने होंगे नगर पंचायत में, नॉट लेस देन 10 एंड नॉट मोर देन 24, और म्युनिसिपल काउंसिल में नॉट लेस देन 25 एंड नॉट मोर देन 55।
इलेक्टेड के बाद आते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। तो जो भी आपके मेंबर्स थे ना, जो भी मेंबर्स हैं अभी हाउस ऑफ पीपल के, मतलब लोकसभा के या विधानसभा के जो मेंबर्स हैं, वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। साथ ही में सी में क्या लिखा है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और कौन होंगे, जो काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स हैं, ठीक है, वहां के, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। मतलब इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर में दो लोग आते हैं, लोकसभा विधानसभा वाले, और कौन आते हैं, राज्यसभा और विधान परिषद वाले लोग, ठीक है, ये सब कौन होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। और साथ ही में इन्होंने बोला नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होंगे, जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। कैसे लोगों को करेगी भाई, जिनके पास स्पेशल नॉलेज है या एक्सपीरियंस है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में। अगेन नगर पंचायत में वो 2 एंड नॉट मोर देन 3 होंगे, ठीक है, 2 होंगे मिनिमम और 3 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितने, म्युनिसिपल काउंसिल में 3 है, नॉट मोर देन 5। और साथ ही में इन्होंने कहा द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटीज, बोला गया कि चेयरपर्सन, अलग अलग कमिटीज होती है ना, उसके अगर कोई चेयरपर्सन है तो वो भी इसके मेंबर होंगे, अगर वो ऊपर के किसी भी क्लॉज में इंक्लूडेड नहीं है तो चेयरपर्सन ऑफ द कमिटीज भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब देखिए नॉमिनेटेड मेंबर जो होता है ना, वो ऑन द प्लेजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट उनको रखना चाहे तब तक रखेगी, पर ना वो प्लेजर में होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हटाना चाहेगी तो हटा देंगी। साथ ही में बोला गया कि अगर कोई वैकेंसी रह जाती है, इस पूरे जो हमने बोला है कि कितने लोग का कॉम्पोजिशन होगा, उसमें अगर कोई वैकेंसी रह जाती है तो ये कोई बहुत बड़ा बार का ग्राउंड नहीं होता है, ठीक है। और आप ये नहीं कहेंगे कि आपको एक नई म्युनिसिपैलिटी अब बनानी पड़ेगी क्योंकि पिछले वाले में ये सदस्य नहीं था, ऐसा कुछ बार नहीं है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पे आए तो इट्स इजी, आपको पता है कि कहीं पे भी रिजर्वेशन किस तरह से होता है, SC ST OBC के हिसाब से होता है, वुमेन का 1/3 रिजर्वेशन होता है। ये सिंपल चीज है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बैकवर्ड क्लासेस का 27% से ज्यादा नहीं होगा, इट्स इजी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1/3 जो रिजर्वेशन है वुमेन का, वो SC ST OBC कैटेगरी में भी है, और 1/3 ओवरऑल सीट्स में भी वुमेन का रिजर्वेशन रहता है, जो रोटेशन पीरियड पे चलता है, रोटेशन बेसिस पे। बाकी चीजें जो नहीं मार्क करी गई हैं वो आप मत पढ़िएगा, ठीक है। आपने कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने समय तक म्युनिसिपैलिटी रहती है, ये है मेन चीज। ये किसने दिया है, 10A में, इसका ध्यान रखिएगा। 10A, टर्म ऑफ म्युनिसिपैलिटी, तो म्युनिसिपैलिटी 5 साल के लिए होती है, इट इज सिंपल, ठीक है। कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर, सिंपल है। अब बोला गया कि म्युनिसिपैलिटी अगर मान लीजिए कि डिसॉल्व हो गई, ठीक है, तो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इज डिसोल्यूशन, अगर डिसॉल्व हो गई तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर ही आपको इसका इलेक्शन करवाना है। साथ ही बोला गया कि अगर जो टर्म है ना, मतलब म्युनिसिपैलिटी अब का जो 5 साल का टर्म है वो खत्म होने वाला है, सिर्फ 6 महीने से अगर कम का समय बचा है, तो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अब 4 महीने बचे हैं और म्युनिसिपैलिटी को ऑलरेडी 5 साल खत्म होने वाला है, तो अब जबरदस्ती इलेक्शन करवा के, फाइनेंसेस खत्म करके, तो और इतना लोगों को लगाकर कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो बोला गया कि अगर 6 मंथ से कम बचा है तो इलेक्शन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो नई म्युनिसिपैलिटी बनती है ना, जब 6 महीने से ज्यादा का समय है और नई म्युनिसिपैलिटी बनाई जाती है, क्योंकि पुरानी म्युनिसिपैलिटी डिसॉल्व हो गई है, तो बोला गया है कि आप ये जो नई म्युनिसिपैलिटी बनेगी कब तक के लिए बनेगी, शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। मान लीजिए एक म्युनिसिपैलिटी थी, ठीक है, 3 साल में वो डिसॉल्व हो गई, तो जो नई म्युनिसिपैलिटी बनी है वो सिर्फ 2 साल के लिए ही एग्जिस्टेंस में रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो आगे आने वाले 5 साल के लिए हो जाएगी। और बोला गया कि मान लीजिए कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई, ठीक है, जहां पे हम इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए,
कि भाई डिसॉल्व भी हो गई म्युनिसिपैलिटी और हम इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बोला कि सारे पावर, सारे फंक्शंस, ड्यूटीज जो है म्युनिसिपैलिटी की, अब वो कौन एक्सरसाइज करेगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो ये सारी पावर किसके पास चली जाएगी? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास चली जाएगी, और या तो फिर किसी गैजेटेड ऑफिसर से नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, तो पहले ये पावर किसके पास जाएगी? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी, और अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास नहीं गई तो ये किसके पास जाएगी? डेप्यूटी कलेक्टर के पास। इनसे बिलो किसी के पास नहीं जा सकती है। ठीक है, डेप्यूटी कलेक्टर जिन्हें अपॉइंट किसने किया है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, तो इनके पास चली जाती है। और ये सब लोग कैसे एक्ट करते हैं? ये सब लोग एज अ एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट करते हैं। ठीक है, इजी है टर्म याद करना, रिजर्वेशन याद करना, टर्म याद करना, ये सब इजी चीजें। सेक्शंस हाँ जरूर याद करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आप सेक्शन नहीं लिखते हैं तो थोड़ा बहुत मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अब जैसे बात हो रही है क्वालिफिकेशन क्या है इलेक्टर्स की, डिसक्वालिफिकेशन क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो एक जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एंड बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। ये मैराथन क्लासेस नहीं है जहाँ पे बोला जाता है कि हम 1 घंटे में आपको सब कुछ पढ़ा देंगे। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सी चीजें ऑलरेडी मिस कर रहे हैं पढ़ाई में। मेंस एग्जाम इज नॉट समथिंग आप 2-4 बात लिख कर आ जाएंगे, आपको ठीक ठाक लिखना होता है। इस पे आपका पेपर होता है पूरा, तो वहां पे आप ऊपर ऊपर की बातें या कुछ थोड़ी बहुत बातें लिख कर आएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। इट्स लाइक जैसा दिया है वैसा लिखने की कोशिश करिए। ठीक से पढ़ेंगे तो आप लिख पाएंगे, ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा लिखने के लिए। ठीक है, तो आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।